पूरी दुनिया में चारों तरफ इंसान ऐसे म्यूटेंट्स में कन्वर्ट होने लगे थे जो किसी भी दूसरे इंसान के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें मार देते। पृथ्वी पर पॉपुलेशन तो अब ना के बराबर हो गई थी। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है घने फॉरेस्ट को दिखाते हुए, जहाँ पर फिलहाल ना तो कोई जानवर या फिर पशु पक्षी दिखाई दे रहा था। चारों तरफ एकदम शांति छाई होती है और इसी शांति के बीच हमें एना नाम की एक लेडी दिखाई गई। एना ने तो अपने पूरे बॉडी पर कीचड़ लगा दिए थे, शायद वो किसी चीज से छुपने की कोशिश कर रही थी। एना सबसे पहले पानी में जाकर अपने बॉडी को धोने लगी, ये इसलिए क्योंकि उसे अब वापस भी लौटना था। उसके चेहरे पर मायूसी और अकेलापन साफ दिखाई दे रहा था। एना अब जैसे तैसे अपने कपड़े पहनती है और अपनी कार के पास बढ़ चलती है। कार के अंदर तो दवाइयाँ और कई सारे कैन फूड रखे गए थे, यानी उसने अपने सर्वाइवल का इंतजाम करके रखा होता है। लेकिन हमेशा से एना अकेली नहीं थी, उसका भी कुछ समय पहले एक परिवार था। और अब हम कुछ मोमेंट पहले चले जाते हैं जब ये सारी चीजें शुरू हुई थी। अचानक ये खबर फैलने लगी कि पृथ्वी पर एक अजीब तरीके का वायरस फैलने लगा है। ये वायरस इंसानों को अंदर से बदल देता था, यानी कि नॉर्मल इंसानों को ऐसे खूंखार म्यूटेंट्स बना देता जो दूसरों के ऊपर हमला करके उन्हें भी इन्फेक्ट करते। ये इतने ब्रूटल तरीके से मारते कि सबसे पहले इनका हमला गले पर होता और फिर इतनी बुरी तरीके से काटते कि कोई दूसरी बार उठ ना पाए। ऑलमोस्ट रिपोर्ट्स आने लगी कि कई सारे लोग म्यूटेंट्स बनने भी लगे हैं, इसीलिए सभी को अच्छी जगह पर छुपे रहने के आदेश दिए गए। जब ये न्यूज एना और उसके हस्बैंड जैक को पता चली तो वो अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। उन्होंने जरूरत के अपने सारे सामान ले लिए और वहाँ से निकलकर फॉरेस्ट में आ गए, क्योंकि जैक को लगता था कि शहर में जाने की बजाय अगर वो फॉरेस्ट में रहेंगे तो उनके और उनकी फैमिली के लिए ज्यादा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि म्यूटेंट्स की संख्या शहर में सबसे ज्यादा है। वो दोनों तो अपनी बेटी के साथ अच्छी तरीके से फॉरेस्ट में रहते। जैक तो यहाँ एना को कई सारे दाव पे सिखाता कि उसे सरवाइव कैसे करने हैं, बंदूक कैसे चलानी है और शिकार कैसे करना है। ये सब एना को अच्छी तरीके से आने भी लगा था। एक्चुअल बात ये थी कि जैक चाहता था कि चाहे कैसे भी कंडीशन हो, एना को अपनी बेटी और खुद की प्रोटेक्शन करना पता होना चाहिए। लगातार जैक के मन में एक ही बात घूमती रहती कि अगर उससे कुछ हो गया तो उसकी वाइफ का क्या होगा। तो यही रीजन होता है कि वो बहुत ही जल्द एना को सारी चीजें सिखाने लगता है। धीरे धीरे दिन तो कटते जा रहे थे, लेकिन उनके खाने के रिसोर्सेज भी ऑलमोस्ट नल हो जाते हैं। आसपास जानवर भी नहीं दिखाई दे रहे थे जिसका वो शिकार कर सकें। तो अनफॉर्चुनेटली जैक को तो बाहर जाना ही होगा खाने पीने की चीजें ढूंढने के लिए। और थोड़े समय बाद पता चला कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो चुकी है, यानी उसे मेडिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो वो और बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए काफी सोचने के बाद जैक ने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर दवाई और रिसोर्सेज लेकर आएगा, भले ही उसे इन सारी चीजों के लिए किसी को मारना भी पड़े, लेकिन वो अपनी फैमिली को बचाएगा जरूर। एना भी जैक को रोक नहीं सकती क्योंकि ये उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। इसलिए जैक जरूरत के सारे सामान लेकर एक बंदूक कैरी करता है और एना को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। एना तो अपनी बेटी के साथ एकदम अकेली थी फॉरेस्ट में। वो तो यही प्रे करती कि जितना जल्दी हो सके उसका हस्बैंड जैक वापस आ जाए, पर अफसोस वहाँ पूरे एक दिन बीत चुके थे और जैक का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ और दिन भी बीत जाते हैं लेकिन जैक लौटा नहीं और इसी वजह से एना को टेंशन होने लगी। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि कहीं जैक को कुछ हो न गया हो। एना वेट तो करती रही, लेकिन एक मोमेंट के बाद उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सबसे पहले अपनी बेटी को कार के अंदर बंद किया और उसे सेव कर दिया। फिर वो तुरंत ही निकल पड़ी अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए। कई देर तक वो फॉरेस्ट के अलग अलग इलाकों में घूमती रहती है और फाइनली उसे अपना हस्बैंड मिल चुका था, लेकिन मरी हुई हालत में। वो जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसके कई सारे बॉडी पार्ट्स गायब थे। एना इन चीजों को देखकर बहुत इमोशनल हो गई। वो समझ नहीं पाती कि अपने आप को संभाले कैसे। तब जाकर एना जैक के हाथ में वही दवाइयाँ देखती है जो उसकी बेटी के लिए थी। जैक ने मरने से पहले कई सारे रिसोर्सेस अपने बैग में भी जमा कर लिए थे। एना तो जैक को देखकर बहुत ही रोने लगती है और फाइनली आगे बढ़ती है। उसने सारे सामान ले लिए और अपने हस्बैंड को अच्छी तरीके से अंतिम संस्कार किया। एना के हस्बैंड के मरने के बाद वो इसलिए ज्यादा अनस्टेबल नहीं हुई थी क्योंकि उसकी बेटी की जिम्मेदारी उस पर है। अगर जैक भी उसकी जगह पर होता तो वो भी यही करता। यानी पूरे फॉरेस्ट में एना सिर्फ अपनी बेटी के साथ सरवाइव कर रही है, यानी अब तक वो खुद के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के भरोसे ही जिंदा रह पाई है। और अब ये पूरा मोमेंट प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है जहाँ एना फॉरेस्ट में घूम रही थी। एना तो जैसे तैसे फॉरेस्ट के अंदर अपना सर्वाइवल कर रही थी, लेकिन उसे भी पता था कि एक समय के बाद उसके रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे और अगर उसे अपने बाकी फैमिली मेंबर जैसे मरना नहीं है तो घरों में जाकर खाना ढूंढना होगा। एना को उसके हस्बैंड ने जो चीजें सिखाई थी वो उसे फॉलो करते जाती, यानी उसे इतना पता चल चुका था कि फॉरेस्ट में कौन से फल फ्रूट्स खाने के हैं और कौन से बहुत ही ज्यादा जहरीले हैं। एना ने तो कई जगहों पर छोटे मोटे जाल भी बिछा कर रखे थे जिसमें जानवर फंस जाए।
उसके पास तो एक किताब हुआ करती थी जिसमें उसने हर एक पेड़ पौधों के बारे में लिखा हुआ होता है। इससे उसे बड़ी आसानी से पता चल जाता था और वो रिस्क में भी नहीं आती थी। लेकिन एक दिन अचानक एना को एक अजीब तरीके के फ्रूट्स दिखाई दिए। ये छोटे छोटे हुआ करते थे जिसके बारे में ज्यादा उसे पता नहीं था। अब उसे बहुत भूख लगी थी तो वो बिना कुछ सोचे उन फ्रूट्स को खाने लग जाती है। तुरंत ही पता चला कि वो खाने लायक नहीं है और एना उल्टी करने लगी। उसकी तो एकदम से जान ही चली गई होती है और मानो पूरे बॉडी में ताकत ही नहीं बची। बेचारी उसी जगह पर लेटकर काफी रोने लगती है अपनी इस हालत के लिए। एक समय पर तो उसे लगता कि अपनी फैमिली के साथ वो भी मर जाती तो अच्छा ही होता, लेकिन अगर वो इतने एंड तक जिंदा रही है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई तो रीजन होगा। एना वहाँ से निकलती है और वो अपनी कार के अंदर ही रात गुजारती थी। एना तो समय समय पर अपना यूरिन एक जगह पर जमा करके रखती क्योंकि आगे चलकर इसका बहुत ज्यादा काम होने वाला है। उसने अपने कार के ऊपर कई सारे जानवरों की गंदगी लगा दी थी ताकि म्यूटेंट्स को इसकी लोकेशन पता ना चले। उसकी जिंदगी मानो एक ही जगह पर कटने जा रही थी। एना तो कार के अंदर मौजूद होकर अपनी बेटी का वो छोटा खिलौना देखती है। वो उसे बार बार बजाकर अपनी बेटी को याद करते रहती। अकेलापन मानो उसे खाए जा रहा था। पर आखिर ये चीजें कब तक चलेंगी, क्योंकि उसके पास अब कुछ ही दिनों का खाना बचा हुआ है। वो भी खत्म हो गया तो सरवाइव करना मुश्किल होगा। इसलिए बहुत सोचने के बाद एना डिसाइड करती है कि वो पास ही वाले घरों में जाएगी। वहाँ पर जरूर कुछ न कुछ रिसोर्सेस मिल सकते हैं उसे। पर उस जगह पर सबसे बड़ा खतरा म्यूटेंट्स का है क्योंकि वो सभी घर के एरिया में बहुत ज्यादा रहते हैं। एना बहुत हिम्मत करके यही प्लान बनाती है कि वो घर में जाएगी। उसने सबसे पहले अपने बॉडी पे थोड़ा कट किया और अपना ब्लड जमा कर लिया। फिर अपने बॉडी पर जानवरों का वेस्ट मटेरियल और कीचड़ लगाने लगी ताकि उसके सुगंध म्यूटेंट्स को महसूस ना हो। जिसके बाद एना यूरिन से भरी हुई बाल्टी अपने साथ ले लेती है और अपनी गन भी तैयार रखती है। गन के अंदर भी कुछ गिनी चुनी गोलियां ही बची थी, यानी उसे संभाल कर यूज करना है। वहाँ से एना की जर्नी चालू हो चुकी थी उस खतरे की तरफ जहाँ पर वो खुद ही बढ़ रही है। अब यहाँ ट्रैवल करते हुए वो सच में एक घर के पास पहुँच तो गई, लेकिन बाहर से ही कई म्यूटेंट्स उसे दिखाई पड़ रहे थे। तो फिर एना ने उनका ध्यान भटकाने के लिए अपनी बेटी का वो छोटा डिवाइस रखा और उसे बजाना स्टार्ट कर दिया। वो तो उसके ऊपर अपना ब्लड भी लगा देती है ताकि म्यूटेंट्स उस तरफ आकर्षित हों। थोड़ी देर में सच में ये प्लान कामयाब भी होने लगता है। सारे म्यूटेंट्स आवाज सुनकर उस जगह पर आकर्षित हो गए। यानी इस मौके का फायदा उठाकर एना दूसरे रास्ते से घर के अंदर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसने जरूरत के सारे सामान अपने बैग में रख लिए। कैन फूड से लेकर दवाइयाँ भी वो रख लेती है। कुछ देर इसी तरीके से बीत गए और जब एना बाहर निकल रही थी तो गलती से एक बड़ा सा कंटेनर नीचे गिर जाता है। ये आवाज चारों तरफ फैल गई जिससे कि म्यूटेंट्स उसकी तरफ आने लगे। बेचारी एना तुरंत ही वहाँ से भागती है फेंसिंग की तरफ। वो सारी जालियाँ जिसके अंदर उसने छोटा सा छेद बनाया था वो उसके अंदर से निकल तो रही थी, लेकिन उसका एक नुकीला हिस्सा उसके पेट में लग गया। एना को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और अब तो म्यूटेंट्स उसके पास भी आ चुके थे। वो फिर भी अपने आप को छुड़ाती है और ब्लीडिंग वाले स्टेट में ही वहाँ से भागने लगती है। उसे पता था कि अगर वो रुक गई तो ये म्यूटेंट्स उसे भी मार देंगे और उसकी लोकेशन की अगर भनक उन्हें लग गई तो वो पूरी गैंग लेकर हमला ही कर देंगे। अपनी बंदूक लेकर थोड़ी दूर आने के बाद एना ने यूरिन से भरी हुई बाल्टी अपने ऊपर डाल दी ताकि उस जगह से आगे बढ़ने के रास्ते के बारे में किसी म्यूटेंट्स को पता न चले। उसकी चोट भी बहुत गहरी थी, इसीलिए उसने तुरंत ही उस पर टाके मार दिए। थोड़ी देर में जब वो अपनी कार के पास पहुंचती है तो पता चला कि उसके बैग से कई खाने के कैन नीचे गिर गए हैं। ये जरूर भागते दौरान हुआ होगा। अब एना ये रिस्क नहीं ले सकती, उसे खाने की जरूरत है, इसीलिए वो वापस जाती है उन सारे कैन फूड को इकट्ठा करने के लिए। जैसे तैसे उसने हिम्मत दिखाई और हर एक कैन फूड को जमा कर लिया। यानी अब उसके पास इनफ फूड मौजूद है और वो कुछ हफ्तों तक सरवाइव कर सकती है। उसने सब सामान रख के जब वो लौट रही थी तो वहाँ पर एक रोड दिखाई दिया जिसके ऊपर एक लड़की मौजूद थी। वो जमीन पर पड़े हुए किसी आदमी को उठाने की कोशिश कर रही होती है। एना ने तुरंत ही बंदूक उनके ऊपर पॉइंट कर दिया, ये सोचते हुए कि कहीं ये लोग इन्फेक्टेड तो नहीं है। उस लड़की का नाम ओलिव और जमीन पर पड़े हुए आदमी का नाम क्रिस होता है। एना धीरे धीरे उनके पास बढ़कर पूछने लगी कि क्या हुआ। क्रिस की तो सर पर गहरी चोट लगी हुई थी और वो बेहोश था। एना की जांच करने पर पता चला कि दोनों में से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए वो दोनों के साथ कंफर्टेबल होकर उन्हें अपने हाइडिंग एरिया पर लेकर आ जाती है। क्रिस को थोड़ी आराम की जरूरत थी, इसीलिए टेंट बिछाकर उसने वहीं पर उसे सुला दिया। ओलिव भी साइड में बैठी हुई थी मायूस होकर। शुरुआत में एना को लगा कि क्रिस ओलिव का फादर है, लेकिन एक्चुअल में वो उसका स्टेप फादर था और वो दोनों बचने के लिए ही नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। ओलिव ने तो रिक्वेस्ट की कि उसे कुछ दिनों तक यहाँ उनके साथ रहने दो जब तक क्रिस ठीक नहीं हो जाते। एना ने इसकी परमिशन दे दी होती है और दोनों ही चले गए टेंट में आराम करने के लिए। सुबह होने पर पता चला कि ओलिव भी एना की मदद कर रही है हर एक कामों में। इससे एना काफी खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। ओलिव बता रही थी कि हमें पता चला है कि नॉर्थ डायरेक्शन में ये वायरस नहीं फैला है,
इसलिए जैसे तैसे हम नॉर्थ डायरेक्शन के उस विलेज में पहुंच जाएं, तो हम इस महामारी से बिल्कुल बच सकते हैं। एना को ये सच नहीं लग रहा था, क्योंकि वायरस तो हर जगह फैला हुआ है। कई घंटों तक बेचारा क्रिस सोता ही रहा और रात के समय वो उठ जाता है। वो अपनी सौतेली बेटी ऑलिव को देखकर बहुत खुश हो रहा था। साथ ही साथ उसने एना को भी धन्यवाद किया इतनी अच्छी तरीके से देख रेख करने के लिए। पर अब उन्हें डिसाइड करना होगा कि आगे कैसे बढ़े। क्रिस तो अब एना से बहुत ही कंफर्टेबली बात कर ले रहा था। वो उससे हर एक चीज शेयर करता है जो उन्होंने एक्सपीरियंस की थी। लेकिन अचानक क्रिस ये भी पूछने लगा कि उसकी कार में फ्यूल मौजूद है कि नहीं। अब एना इस बात से थोड़ा सा चौंक गई कि आखिर ये क्यों पूछ रहा है ऐसा, क्योंकि इस समय अगर क्रिस और ऑलिव किसी भी तरीके से अगर एना पर हमला करेंगे और उसके सामान ले लेंगे तो एना कुछ कर नहीं पाएगी। इसीलिए बेचारी एना यही कह देती है कि उसकी कार में बिल्कुल फ्यूल नहीं है, वो कार तो एकदम खटारा है और चलती ही नहीं। क्रिस भी इन बातों को समझ गया था, लेकिन वो एना को और ज्यादा फोर्स नहीं करता। एना तो उसी मोमेंट से एकदम चौकन्नी रहने लगी ऑलिव और क्रिस के प्रति। सुबह होने पर एना देख पा रही थी कि ऑलिव और क्रिस एक साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो दोनों तो पानी के पास आकर बहुत मस्ती करते हैं और उस मोमेंट को भी एंजॉय करते हैं। लेकिन एना उनकी तरफ बहुत शक की निगाह से देख रही थी, क्योंकि किसी भी एंगल से लग नहीं रहा था कि ऑलिव क्रिस की स्टेप डॉटर है। उनके बीच तो अलग ही प्यार का मोमेंट दिखाई दे रहा था। लेकिन एना भटकती नहीं और अपने डेली रूटीन को फॉलो करती है। जब क्रिस यहाँ एना के पास आकर कुछ जोक्स मार रहा था तो एना ने उसे शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि ये मजाक का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। उनकी जान इतनी ज्यादा खतरे में है और उन्हें सर्वाइवल पर ध्यान देना है। क्रिस भी इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया, लेकिन उस मोमेंट पर वो कुछ नहीं बोलता। जब थोड़ी देर बाद ऑलिव सो जाती है तो जाकर वो एना से बातचीत कर रहा था। एना ने साफ कह दिया कि यहाँ पर हम पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, इसीलिए कंडीशन को जितना सीरियसली ले उतना अच्छा होगा। क्रिस इन बातों को भले ही ध्यान में रखता है, लेकिन उसका इंटेंशन शायद बदल रहा था। अब रात के समय जब सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं तो ऑलिव को नींद नहीं आ रही थी। ऑलिव बार बार क्रिस को टच करके देख रही होती है और मानो उसके अंदर कोई प्यार उमड़ रहा हो, यानी वो अपने स्टेप डैड क्रिस की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। शायद उसे क्रिस के साथ रिलेशन में भी आना था, लेकिन वो ये सोचती है कि क्रिस एना को पसंद करता है, इसलिए अगले दिन वो एक कोने में जाकर बैठ गई। क्रिस जब ऑलिव को बुलाने के लिए आया कि शायद हमें अब निकल जाना चाहिए उस विलेज की तरफ जिसके बारे में हमने सुना था नॉर्थ डायरेक्शन में, हम थोड़े अपने सामान भी साथ में रख लेंगे ताकि रास्ते में काम आए। पर क्रिस कह रहा था कि एक बार हमें एना से भी पूछना चाहिए कि वो हमारे साथ चल रही है कि नहीं। अब इस बात से ऑलिव काफी जेलस फील कर रही थी। उसका शक कंफर्म हो रहा था कि क्रिस एना को प्यार करता है और अब वो उनके बीच में आकर उसे दूर कर देगा। दोनों जैसे तैसे एना के पास पहुंचते हैं और क्रिस ने तो कुछ सामान अपने बैग में रखना भी स्टार्ट कर दिया था। एना भी इस चीज को नोटिस करती है और सोचने लगती है कि ऐसा ये क्यों कर रहा है। अब क्रिस एना को साफ बता देता है कि वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, उन्होंने कुछ खाने के सामान भी रखे हैं ताकि रास्ते में काम आए। एना को जब ये चीजें क्रिस एकदम ब्रीफली बताता है तो एना ने कहा कि तुम कुछ और कंटेनर के खाने लेकर जाओ, लेकिन पता नहीं क्यों क्रिस इस बात के लिए मना कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारा भी सर्वाइवल जरूरी है, इसलिए तुम खाने बचा कर रखो। क्रिस ने तुरंत ही मौका देखकर एना को भी अपने साथ चलने के लिए इनवाइट कर लिया, यानी कि वो उनके साथ आगे बढ़ेगी और वो तीनों सही सलामत उस विलेज तक पहुंचेंगे। एक समय पर तो एना सोच रही थी कि वो उनके साथ चले जाए, क्योंकि उसने बहुत सारा समय अकेले बिताया है। उसे कुछ ऐसे ही लोग चाहिए जो उसका ख्याल रखें, लेकिन अचानक फिर बाद में वो ना कर देती है, क्योंकि वो इस जगह से दूर जा ही नहीं सकती। इसके पीछे रीजन ये था कि एना का हस्बैंड और उसकी बेटी यहीं पर मरे हैं और उसकी यादें फॉरेस्ट से जुड़ चुकी हैं, तो वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। क्रिस इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझता था, इसीलिए वो एना की डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। उसने तो एना को साफ कह दिया कि जब तक तुम हमारे साथ नहीं चलोगी मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एना भी इससे थोड़ा सा खुश हो गई और अगले दिन से वो साथ में टाइम स्पेंड करने लगे। कुछ ही समय के अंदर एना भी क्रिस से और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में रहते और बहुत सारी बातें करते, लेकिन दूसरी तरफ ओलिविया के मन में जेलसी का भंडार उमड़ रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि क्रिस एना के करीब जाए, क्योंकि एक्चुअल में वो क्रिस को पसंद करने लगी थी। एक समय तो वो क्रिस से डायरेक्टली पूछ देती है कि क्या वो एना को पसंद करता है या फिर वो उसके वाइफ जैसी लगती है। सच्चाई की बात ये थी कि क्रिस की जो एक्चुअल वाइफ होती है वो भी कुछ समय पहले इन्फेक्टेड हो गई थी, तो फिर क्रिस ने जानबूझकर अपनी ही वाइफ को मार दिया उसे रिलीफ देने के लिए। पर यहाँ जब ऑलिव क्वेश्चन पूछती है तो क्रिस ने साफ जवाब दिया कि एना बहुत अकेली है, उसका अकेलापन दूर करने के लिए ही मैं उसके साथ बातचीत करता हूँ और मजे करता हूँ, इसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। ऑलिव को क्रिस का ये स्टेटमेंट अच्छा तो लगता है, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं थी। उसके मन में अभी भी शक घूम रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उनके रिसोर्सेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। पर अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां रिसोर्सेस की इतनी मारामारी है और कैसे भी करके हमें सरवाइव करना है उन रिसोर्सेस की मदद से जो फॉरेस्ट में है, तो आखिर ऐसे कौन से वे हैं जो हमारे काम आ सकते हैं सर्वाइवल के लिए।
बहुत सारे सर्वाइवल्स गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ फ्रूट्स या फिर कई सारे शिकार के ऊपर ही नजर डालते थे, जबकि हमारे नेचर ने कई सारी ऐसी चीजें दी हैं जिसके भरोसे हम अपनी पूरी जिंदगी ही काट सकते हैं। ये होते हैं प्लांट्स, पौधे और उनके रूट्स, जैसे कि कॉटन के रूट्स, डैंडेलियन लीव्स या फिर यंग फर्न शूट्स। ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके रूट्स और पूरे तने को खाया जा सकता है। इसमें इतने ज्यादा प्रोटीन तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारी बॉडी के खाने की पूर्ति होती रहेगी। ध्यान रखिए कि हमें मशरूम के रूट्स अवॉइड करने हैं, ऐसे जो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होते हैं या फिर उसके अंदर से बहुत अजीब तरीके की स्मेल आती हो। उन्हें छोड़कर हम नट्स और सीड्स भी बड़े आसानी से खा सकते हैं। वो एक बहुत ही अच्छे एनर्जी के सोर्स होते हैं, जैसे कि एकॉर्न, चेस्टनट्स, कोकोनट या फिर पाइन नट्स। ये सब फॉरेस्ट में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और बात रही कुछ इंसेक्ट्स को पकड़ने की, तो पेड़ों के तने को छीलने पर उसमें कई सारे आपको वर्म्स मिल जाएंगे। कुछ चींटियों की झुंड को भी आप खा सकते हैं मारकर, जो आपकी बॉडी को तंदुरुस्त रखेंगे। यानी हमारे पास फॉरेस्ट में सर्वाइव करने के बहुत ज्यादा ऑप्शन है। अब यहाँ फॉरेस्ट में एना और ऑलिव एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, जिसमें एना अपने पास के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। उससे पता चल रहा था कि एना ने कई सारे दुख झेले हैं अपने लाइफ में। बातें करते हुए हम फ्लैशबैक में चले गए, जब एना अपनी बेटी के साथ कार में रहती थी। वो समय समय पर उसे कार के अंदर ही रखकर शिकार करने चली जाती। एक दिन उसी तरीके से एना एक घर के अंदर जाती है कुछ खाने की चीजें लेने के लिए, लेकिन अंदर की तरफ एक ज़ॉम्बी औरत मौजूद थी जो किसी दूसरे इंसान को ही खा रही होती है। एना ने तुरंत ही अपनी बंदूक उठाई और उसके ऊपर शूट कर दिया। उस ज़ॉम्बी का थोड़ा सा ब्लड एना के कपड़े पर लग गया होता है, जो कि उसके ऊपर एना की नजर नहीं गई। एना खाने पीने के सामान को लेकर सीधा अपनी कार में आती है। पता चला कि उसकी बेटी रो रही थी, तो एना ने उसे गोद में लेकर शांत करा दिया। लेकिन जिस ज़ॉम्बी का खून उसके कपड़े पर लगा था, वो उसकी बेटी के मुंह के अंदर चला गया था। जैसे ही एना को ये पता चला, तब तक काफी देर हो चुकी थी। एना तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी गलती की वजह से उसकी बेटी की जान खतरे में पड़ गई है। वो अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाई उस मोमेंट के बाद। यहाँ प्रेजेंट टाइम में ऑलिव भी काफी इमोशनल हो गई एना को लेकर, लेकिन फिर भी उसे क्रिस चाहिए था। वो क्रिस के और ज्यादा पास आना चाहती थी, इसलिए उस रात ऑलिव ने डिसाइड किया कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, क्रिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रहेगी। उसने कई अच्छे कपड़े पहने और टेंट में उसका वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद पता चला कि क्रिस एना के साथ वॉक करने गया था और अब वो दोनों कार के पास आते हैं। क्रिस अभी भी एना को रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उनके साथ चले, लेकिन एना को यहीं पर रहना था। दोनों कार में कई देर तक बातचीत करते हैं और बातों ही बातें में वो काफी क्लोज आ गए। एना भी बहुत समय से अकेली थी, इसीलिए उसने क्रिस को परमिशन दी और एक दूसरे से वो प्यार करने लगे। यानी कि वो दोनों रात भर उसी कार में रहे और बेचारी ऑलिव टेंट में वेट करती रही। कुछ समय बाद जब उसे इस रियलिटी का पता चला, तो ऑलिव बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसे क्रिस से ये कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑलिव के मन में तो एक बदले की भावना जागती है, इसीलिए वो धीरे धीरे बाहर निकली और सारे खाने के सामान अपने पास रख लेती है। वो वहाँ पर एक मिनट ना गुजारते हुए सीधा नॉर्थ की तरफ जाने लगी। यानी कि अब वो उनके साथ नहीं रहकर इंडिपेंडेंटली सफर करेगी। सुबह होने पर एना जब आसपास नोटिस करती है, तो कार का दरवाजा ओपन था और सारे खाने के सामान भी गायब थे। एना जैसे तैसे क्रिस को उठाती है और ऑलिव जब वहाँ नहीं मिली, तो यही शक जाने लगा कि शायद ऑलिव सारे सामान को लेकर चली गई है। ये बहुत ही ज्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि ऑलिव अकेले खतरे में पड़ सकती है। इस वजह से क्रिस और एना जल्द से जल्द फॉरेस्ट में उसे ढूंढने चले गए। वहाँ दूसरी तरफ ऑलिव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि सामने की तरफ एक ज़ॉम्बी था जो बहुत अजीब बिहेव कर रहा होता है। ऑलिव जोर से चिल्लाती है, जिससे कि वो फीमेल ज़ॉम्बी उसके ऊपर झपट्टा मार देती है। लेकिन सही समय पर क्रिस और एना उस जगह पर पहुंच गए। क्रिस उस ज़ॉम्बी को उठाकर दूर फेंक रहा था, लेकिन वो भागते हुए वापस आ जा रही थी। यानी उसे मारना बहुत जरूरी था। एना भी जब अपने गन पॉइंट करके उस पर शूट करती है, तो पता चला कि उसमें बुलेट्स ही नहीं है। सारे बुलेट्स उसने कार के अंदर छोड़ दी थी। लेकिन अब तुरंत ही एना अपनी बंदूक लेकर क्रिस को देती है और क्रिस ने बहुत बेरहमी तरीके से उस ज़ॉम्बी को मार दिया। इतनी मुश्किलें झेलने के बाद आखिरकार वो ऑलिव को बचा लेते हैं, पर क्रिस ने ऑलिव को डांटा भी कि ये सारी चीजें तुम मत करना वापस। वो तुरंत ही लौट पड़े अपने कैंप की तरफ, जो कि सबसे सुरक्षित प्लेस था। पर इस समय हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एना अपनी बेटी के साथ थी। उसकी बेटी के बॉडी पर कई इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई दे रहे थे, यानी उसकी बेटी भी कुछ समय बाद एक म्यूटेंट में कन्वर्ट हो ही जाएगी। एना अपने आंसू रोक नहीं पाती और अपने आप को ही दोषी मानती है, पर वो अपनी बेटी को भी इस तरीके से तड़पने नहीं दे सकती थी। उसने काफी सोचा और आखिर में जाकर एना ने उसके दूध में एक जहर मिला दिया। वो दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को दूध पिलाती है और धीरे धीरे उसकी बेटी अपना दम तोड़ देती है। यानी एना
ने अपनी बेटी को मार दिया है या फिर उसकी लाइफ एकदम शांत कर दी है। ये दर्द आज तक वो अपने दिल से निकाल नहीं पाई है और शायद ही कभी निकाल पाएगी। जैसे तैसे अब वो तीनों उसी फॉरेस्ट में अपने दिन काट रहे थे। एना भी अब ऑलिव के ऊपर और ज्यादा अटेंशन देती कि वो कहीं दूर न चली जाए। क्रिस ने तो ऑलिव से कह दिया था कि अब वो यहाँ से जा रहे हैं। जाने से पहले उसने एना से एक और बार पूछा और उसे कन्विंस करने लगा। क्रिस तो ये भी समझाता है कि तुम्हारी फैमिली वापस नहीं आने वाली, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे साथ एक नई शुरुआत करो। एना इस बात पर सोचती है और आखिरकार उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। उन्होंने सारी चीजें इकट्ठा की, लेकिन अभी भी खाने पीने की चीजें कम थी, इसलिए एना ने कहा कि हमें पास ही वाले घर में जाकर कुछ रिसोर्सेज इकट्ठा करने चाहिए। क्रिस और ऑलिव उसकी अच्छी तरीके से साथ देते हैं और अब प्लान ये बनाया गया कि क्रिस बाहर रहकर उन सारे म्यूटेंट्स को आकर्षित करेगा। वहीं दूसरी तरफ एना और ऑलिव घर के अंदर घुस जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर रिसोर्सेज ढूंढने लगते हैं। लेकिन किसी को नहीं अंदाजा था कि उनका प्लान इतना भारी पड़ जाएगा। एना कुछ चीजें अपने बैग में रखी रही थी, तभी ऑलिव ने पीछे से हमला कर दिया उसके ऊपर। सर पर एना के काफी चोट लगती है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। यानी कि ऑलिव चाहती थी कि एना यहीं पर मर जाए और वो क्रिस के साथ आगे बढ़े। ऑलिव ने तो एना को वहीं पर बांध कर रख दिया और जोर से चिल्लाने लगी ताकि म्यूटेंट्स घर के अंदर आ जाएं और एना को मार दे। वो खुद भागते हुए सीधा क्रिस के पास जाने लगी, लेकिन ऑलिव एक बात भूल रही थी कि म्यूटेंट्स उनका पीछा करने लगे हैं। उसने तो अपने बॉडी पर ना तो कीचड़ लगाया था और ना ही यूरिन अप्लाई किया होता है ताकि उसकी सुगंध मिट जाए। ऑलिव जैसे तैसे क्रिस के पास पहुंचती है और घबराकर बोलती है कि एना मर चुकी है और कई सारे म्यूटेंट्स हमारे पीछे आ रहे हैं। क्रिस ने देखा तो चारों तरफ से वो म्यूटेंट से घिर चुके थे, इसलिए अब वो ऑलिव के साथ वहाँ से भागने लगा। वहाँ कमरे के अंदर एना एकदम बेहोश थी। वो जैसे तैसे कॉन्शियसनेस में आती है, पर पता चला कुछ म्यूटेंट्स घर में घुस चुके हैं। अपनी स्मेल छुपाने के लिए उसने अपने बॉडी पर यूरिन डाल दिया, जो लिटरली काम करता है और वो म्यूटेंट्स उसके पास नहीं आते। जैसे तैसे वो बाहर निकलकर अपनी गन लेती है और सीधा अपने हाइडिंग एरिया की तरफ बढ़ती है। उसने दूर से देखा कि कई म्यूटेंट्स क्रिस और एलिव पर हमला कर रहे हैं और उन्हें इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और गोली डालते हुए उन्हें मारने लगी। क्रिस इस बात से दंग रह गया था कि एना तो जिंदा है, फिर ऑलिव ने उससे झूठ क्यों कहा। एना बुलेट से कई म्यूटेंट्स को मारते जा रही थी, लेकिन उसके पास बुलेट्स कम बची हुई होती हैं। एट द एंड उसके पास एक बुलेट थी और उसे डिसाइड करना था कि उसे किसे बचाना है। जैसे तैसे उसने आखिरकार सोचा कि वो ऑलिव को बचाएगी और ऑलिव के सामने आने वाले म्यूटेंट को उसने मार दिया। चौंकाने वाली बात ये होती है कि बेचारा क्रिस इसमें मारा गया। कई सारे म्यूटेंट्स उस पर झपट्टा मार देते हैं और उसकी पूरी बॉडी ऑर्गन्स निकाल देते हैं। एना जैसे तैसे ऑलिव के पास पहुंची और कार में उसे बिठा लेती है। वो सीधा रोड वाले रास्ते से आगे बढ़ते चले गए क्योंकि फ्यूल उनके पास भरपूर था। ऑलिव यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गिल्ट में थी क्योंकि जिस इंसान की उसने जान लेने की कोशिश की होती है उसने ही उसकी लाइफ सेव की। वो इतना ज्यादा थक गई थी कि एना के कंधे पर अपना सर रख देती है। बेचारी एना की आंखों में आंसू थे क्योंकि अब वो फिर से अकेली हो चुकी है। वो जिससे प्यार करने लगी थी यानी कि क्रिस, अब वो भी उसे छोड़कर चला गया। ऐसा लग रहा था कि एना को अपनी पूरी जिंदगी में अकेला ही रहना सीख लेना चाहिए। फिलहाल तो वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कब तक जिंदा रहेंगे इस बात का पता नहीं था। हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।